क्लास अस्सलाम वालेकुम। हम आज डायनामो पावर मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम पावर को किस तरह मेजर करते हैं। उसके लिए हमने लास्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रो डायनामोमीटर को डिस्कस किया था, उसका प्रिंसिपल और उसकी उसको उसका यूजेज एज एन एमीटर एंड एज एन वोल्ट मीटर डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रो डायनामोमीटर हमारे पास बेसिकली कैसे वर्क करता है। सो एक सिंगल कॉइल का इलेक्ट्रो डायनामोमीटर के अंदर फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मैं ये रिवाइज कर दूँ आप लोगों के लिए, तो फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। और जो मूविंग कॉइल होती है उसको हम पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं। सो हमारे पास जो मूविंग कॉइल है, ये उसमें रेटिंग्स बताएंगे क्या होगा करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल की क्या रेटिंग्स होंगी। सो इसकी सेंसिटिविटी और इसको डिस्कस किया था हमने, ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। जो टॉर्क जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू ई आई कॉस थीटा। इसको हमने लाइव फिजिकल सेशन वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया है कि ये कॉस थीटा हमारे पास कैसे आता है। सो वन थिंग इज फॉर श्योर कि हमारे पास ये जो ई आई कॉस थीटा की टर्म आ रही है, दिस इज एक्चुअली वॉटफुल पावर या दिस इज एक्चुअली रियल पावर। हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये कैसे बेसिकली हम इसको देखते हैं कि ये ई आई जो कॉस थीटा आया वो हमारे पास कैसे आया। सो यहाँ पर हमारे पास ये करंट कॉइल है, दिस इज करंट कॉइल एंड ये जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज पोटेंशियल कॉइल। सो यहाँ पर हम जो इनपुट दे रहे हैं वो करंट हमारे पास डाइवर्ट फ्लो कर रहा है सीरीज के अंदर थ्रू करंट कॉइल्स। ये करंट कॉइल का फर्स्ट पार्ट है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। और जो पोटेंशियल कॉइल है उसको हमने इस नोड के ऊपर, अगर आप देखें तो इस नोड के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल कॉइल इस के साथ को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है एक R1 रेजिस्टर के साथ। सो बेसिकली जब वो करंट सीरीज के अंदर फ्लो करेगा फुल लोड का करंट, तो आपके पास इस नोड पे आके वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ पोर्शन पोटेंशियल कॉइल में चला जाएगा और रेस्ट लोड की तरफ चला जाएगा। सो पोटेंशियल कॉइल से गुजरने वाले आई पी करंट को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि R1 की वैल्यू को हम ऐसे रखते हैं कि पोटेंशियल कॉइल बहुत थोड़ा फ्लो करे। सो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती है, थिकनेस होती है, दैट इज सो वो इतनी कम होती है कि हम उसमें से बहुत ज़्यादा हैवी करंट को फ्लो नहीं करवा सकते। सो दैट्स वाई जो आपके पास बेसिकली ये जो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये लोड के साथ पैरेलल में आ रहा है पोटेंशियल कॉइल। सो एक्चुअली जो पोटेंशियल कॉइल होगा वो लोड के क्रॉस वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा या पोटेंशियल को, और जो टोटल करंट होगा वो करंट कॉइल से गुजर रहा होगा और लोड से आपके पास उसके गुजरने वाला पोटेंशियल फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। सो हम जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास जो 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 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है लोड का वो, एंड मल्टीप्लाइड बाय जो करंट पोटेंशियल कॉइल से फ्लो कर रहा है क्योंकि वो लोड के क्रॉस लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय R1। सो R1 को अगर आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें तो बेसिकली इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास ये पावर निकल आती है, ठीक है। और हमने इसको क्लास के अंदर डिस्कस किया था बहुत डिटेल के अंदर कि आपके पास ये चूँकि इंस्टेंट पावर होती है, तो इस पावर को फर्दर हम यहाँ से ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास जो रियल पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सो हमें पावर के बारे में ये आइडिया है कि हमारे पास पावर जो सी है वो अपेरेंट पावर होती है एंड रियल पावर होती है एंड जो वॉटलेस पावर होती है। सो हमारे पास रियल पावर वो पावर होती है जो एक्चुअली डेसिपेट हो रही होती है, ठीक है। सो उसको हम हमेशा कॉस थीटा के टर्म्स में लेते हैं। सो वेयर थीटा इज कॉस थीटा इज द पावर फैक्टर। सो इसलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वॉट मीटर मेजर कर रहा होगा पावर, वो एक्चुअली वॉटफुल पावर या रियल पावर को मेजर कर रहा होता है। ओके, सो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर से बनने वाले वो उसके अंदर करंट कॉइल, पोटेंशियल कॉइल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क है। सो इसकी के बारे में अगर आपको क्लियर हो गया हो कि हम जो इंस्टेंस मेजर करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। सो मैं कॉस थीटा के बारे में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसको हम क्लास में भी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो ये इंस्टेंटेनियस पावर को मेजर करता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो पावर होती है उसको मेजर करता है। सो हमें इसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास वैसे ही डैम्पिंग टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा होगा और कंट्रोलिंग टॉर्क एग्जिस्ट। जब हमने डायनामोमीटर का लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क को भी डिस्कस किया, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एयर कोड होता है तो इसलिए हमें इसके अंदर एयर डैम्पिंग या एडी करंट डैम्पिंग को यूज़ करना पड़ता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क को हम एक स्पाइरल स्प्रिंग के थ्रू
इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और रिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, सो हमारे पास वाट मीटर के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो वाट मीटर के कनेक्शन क्या होंगे, तो हमने एक बताया कि आपके पास जो सोर्स लगी हुई है उसमें से करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द फिक्स्ड कॉइल्स, करंट कॉइल से फ्लो कर रहा है। और जो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो पोटेंशियल कॉइल पैरेलल में लगी हुई है लोड के क्रॉस। सो ये किस तरह का कनेक्शन हो सकता है। और दूसरा कनेक्शन ये हो सकता है कि आपके पास करंट कॉइल हो और पोटेंशियल कॉइल को हम आफ्टरवर्ड्स लगा दें, और ये पोटेंशियल कॉइल हो और ये लोड लगा हुआ हो। सो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो पोटेंशियल कॉइल जो इस फिगर के अंदर, इन दिस फिगर, इस फिगर के अंदर जो हमारे पास करंट कॉइल है, करंट कॉइल को पोटेंशियल कॉइल है उसको हमने करंट कॉइल से पहले प्लेस किया हुआ है। सो ये उस टाइम कनेक्शंस यूज किए जाते हैं जब आपके पास लो करंट और हाई वोल्टेज लोड हो। लो करंट और हाई वोल्टेज लोड का मतलब क्या है कि ये वाला जो करंट वॉट मीटर लगा हुआ है आपके पास, वॉट मीटर का बेसिकली हम यही सिंबल यूज करते हैं। सो वॉट मीटर जो लगा हुआ है ये डायरेक्टली लोड के करंट के साथ कनेक्टेड है, इसलिए ये एक्यूरेटली लोड का करंट मेजर कर रहा होगा, ठीक है। जबकि पोटेंशियल कॉइल है वो इस टाइम दो वोल्टेजेस मेजर कर रही है। वो दो वोल्टेजेस कौन से हैं, वो दो वोल्टेजेस आपके पास इस करंट कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो, और जो लोड के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज मेजर कर रहा है, ठीक है सब। तो ये आपके पास जो लोड यूज किया जाता है, जिस किस लोड पे यूज किया जाता है, लो वोल्टेज, लो करंट एंड हाई वोल्टेज। लो करंट होगा। सो क्यों लो करंट के ऊपर हम इसको यूज करें, क्योंकि हमें करंट एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए। स्मॉल वैल्यू के ऊपर चांसेस ज़्यादा होते हैं एरर के, तो हम उसके अंदर इसलिए करंट कॉइल को डायरेक्टली लोड से कनेक्ट कर रहे हैं। और हाई वोल्टेज के ऊपर यानी आपके पास वोल्टेज हाई हो सकता है उस लोड का, क्योंकि आपके पास वोल्टेज के अंदर कुछ एरर आएगा, जबकि वो करंट कॉइल के क्रॉस वाले वोल्टेज को भी मेजर कर रहा है। ये दूसरी टाइप का जो कनेक्शन है उसके अंदर अगर आप देखें तो इस कनेक्शन को हम यूज करते हैं फॉर हाई करंट एंड लो वोल्टेज, ठीक है। लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए क्यों, क्योंकि अगर आपने पोटेंशियल कॉइल को देखा तो हमने डायरेक्टली लो वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट किया, लोड वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। सो आपके पास अगर एक स्मॉल वोल्टेज का लोड हो तो उस वोल्टेज को एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने पोटेंशियल कॉइल को डायरेक्टली इस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और करंट कॉइल इस टाइम दो करंट को मेजर कर रहा है। वो करंट जो थोड़ा सा ड्रॉ होके पोटेंशियल कॉइल में जा रहा है, और रेस्ट ऑफ द करंट जो कि लोड के अंदर जा रहा है, लोड के पास जा रहा है। सो दैट्स, ये हमारे पास कनेक्शंस हैं। यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट करने वाली, कि आपके पास एक सिंबल यूज होता है प्लस एंड माइनस का। ये जो सिंबल यूज हो रहा है, सो बेसिकली हमारे पास वॉट मीटर कनेक्शंस के अंदर करंट कॉइल और के भी दो नॉब्स होती हैं जो इसकी एक्सटर्नल नॉब्स होती हैं, और पोटेंशियल कॉइल की भी दो एक्सटर्नल नॉब्स होती हैं। सो हम यहाँ पर इन दोनों में से एक एक के ऊपर प्लस माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ये हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है कि हमने अगर इस करंट कॉइल का ये वाला जो एक पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने पीछे सप्लाई से कनेक्ट किया, तो दूसरे को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। सो पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल के एक एक टर्मिनल को हम प्लस माइनस से मार्क कर देते हैं कि इन दो टर्मिनल्स को का मतलब मकसद आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना होता है, जो और रिमेनिंग होती हैं वो लोड और सप्लाई के साथ रेस्पेक्टिवली कनेक्ट होते हैं, तो हम वॉट मीटर कनेक्शंस भी कहते हैं। ओके, सो हमारे पास अगर हमने पावर मेजरमेंट करनी हो इन थ्री फेज एसी सर्किट्स, तो हमारे पास थ्री टाइप के मेथड्स यूज होते हैं: 3 वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड एंड 1 वॉट मीटर मेथड। तो हमारे पास 3 वॉट मीटर के अंदर ये होगा कि ये आपके पास एक बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास ये फेज ए है, ये फेज बी है, एंड दिस इज सी। सो यहाँ पर हमने रिस्पेक्टिवली 3 वॉट मीटर, ये एक वॉट मीटर है, जो दूसरा वॉट मीटर है, एंड थर्ड वॉट मीटर को इस तरह से कनेक्ट किया है कि हमारे पास जो वॉट मीटर की करंट कॉइल है वो डायरेक्टली हमारे पास लाइन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और जो पोटेंशियल कॉइल है दैट इज कनेक्टेड विद दैट लाइन ए एंड विद द न्यूट्रल। सो ये न्यूट्रल के साथ हमने पोटेंशियल कॉइल की दूसरी को कनेक्ट किया। सो तीनों वॉट मीटर्स के केस के अंदर हमने यही किया। सो एक्चुअली आपके पास जो लाइन करंट कॉइल होगी, जो फिक्स्ड कॉइल होगी, दैट विल बी कैरिंग द लाइन करंट। सो यहाँ से आपके पास आई ए गुजर रहा होगा, और ये वाला वॉट मीटर आपके पास आई बी इसका फिक्स कॉइल मेजर कर रहा होगा, और ये वाले वॉट मीटर का आई सी डायरेक्टली मेजर कर रहा होगा, सही है। सो और जो न्यूट्रल होगा वो आपके पास जो पोटेंशियल कॉइल है दैट विल बी मेजरिंग वी ए
यानी वो आपके पास फेज वोल्टेज इसको मेजर कर रहा होगा, सही। सो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ टोटल के थ्री फेज मेजरमेंट आ जाएगी। और सिमिलरली यही मेथड हम डेल्टा कनेक्शन के अंदर यूज करते हैं। डेल्टा कनेक्शन के अंदर हम हमारे पास चूंकि न्यूट्रल नहीं होता, सो दैट्स वाई हम जो पोटेंशियल कॉइल होती है उसको दूसरी उसके साथ फेज के अंदर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम अभी 2 वाट मीटर के अंदर भी देखेंगे। 2 वाट मीटर के अंदर भी आप देखिए यहाँ पर आपके पास न्यूट्रल नहीं होता, तो न्यूट्रल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 वाट मीटर है। हमने क्या किया, पहले ए वाले के अंदर हमने उसको फिक्स्ड कॉइल को सीरीज में प्लेस कर दिया, और जो पोटेंशियल कॉइल थी जो उसका हम दूसरा एंड पहले न्यूट्रल पे लगा रहे थे, अब हम उसको ए से कनेक्ट करने के बाद लास्ट सी वाली फेज जिसके अंदर हम कोई भी वाट मीटर नहीं लगा रहे उससे कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली हम सेकंड वाला जो वाट मीटर है उसको हम बी फेज के अंदर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसकी भी पोटेंशियल कॉइल के दूसरे एंड को हम सी वाले के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली जो ए वाट मीटर होगा वो इसका करंट आई ए मेजर कर रहा है, और ये आई बी मेजर कर रहा है, और आई सी को हम नहीं मेजर कर रहे हैं। और जो पोटेंशियल आपके पास मेजर हो रहा है वो पहले वाले केस के अंदर वी ए माइनस वी सी हो रहा है, और दूसरे वाले के केस के अंदर वी बी माइनस वी सी हो रहा है। और इट इज क्लेम दैट ये जो 2 वाट मीटर मेथड है ये टोटल 3 फेज पावर को मेजर करना होता है। इसको हम देखते हैं कि ये कैसे मेजर कर रहा होगा। एंड सिमिलरली यही 2 वाट मीटर हमने डेल्टा कनेक्टेड के अंदर यूज किया। सो ये कैसे होगा कि हमारे पास जो करंट थ्रू द वोल्ट मीटर था वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस वो पहले वाले के अंदर उसने चूंकि आर बी नाम दे दिया है और वाई नाम दे दिया है, तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे। पहले वाला हमारे पास बी आर माइनस बी बी दे रहा था इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि फर्स्ट वाला मैयर कर रहा था वो ये आ रही थी, ठीक है। सो आई आर चूंकि वो आई आर की फेज में लगा है उसका करंट जो फिक्स कॉइल मैयर कर रही है वो आई आर है। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट वॉट मीटर का, और ये आ गया हमारे पास सेकंड वॉट मीटर का। हमने इन दोनों का सुमेशन लेना है। जब हम इन दोनों का सुमेशन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है आई आर बी आर माइनस प्लस आई आर बी वाई माइनस वी बी आई आर प्लस आई वाई, ठीक है। सो हमने अकॉर्डिंग टू रूल हमें बैलेंस लोड के केस के अंदर बैलेंस स्टार कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड के अंदर ये पता है कि जो तीनों फेजेस हैं आर वाई एंड बी, इन तीनों के करंट्स का सुमेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम आई आर प्लस आई वाई को इक्वल लिख सकते हैं माइनस आई बी के, ठीक है। हम आई बी को इस साइड पे ले गए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो वहाँ पर ये माइनस आई बी हो गया। अब हमें आई आर प्लस आई वाई की जगह अगर हम माइनस आई बी पुट कर दें तो हमारे पास ये आई आर बी आर आई वाई बी वाई और आई बी बी आई बी यानी तीनों फेजेस की पावर एड अप होकर हमें मिल जाती है। सो दैट्स वाई वो कहता है कि 2 वॉट मीटर मेथड से हम 3 फेज पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इस सिंगल वॉट मीटर मेथड, बट बुक में हमने सिंगल वॉट मीटर को नहीं मेंशन किया था उसमें, सो हम 2 वॉट मीटर तक ही इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो पावर मेजरमेंट का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज हॉल इफेक्ट वॉट मीटर। सो हॉल इफेक्ट को हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास हॉल इफेक्ट है क्या। हॉल इफेक्ट को एडविन हॉल ने सबसे पहले नोटिस किया था, और उसने ये कहा था कि जब हम किसी मटेरियल जो बेसिकली मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको उसने हॉल एलिमेंट कहा है, वो ये कहता है कि आपके पास अगर हम किसी स्ट्रिप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल को जो कि करंट कैरी कर रहा हो उसको किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ये अगर आप नोटिस करें तो ये हमारे पास स्ट्रिप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको हमने ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, और इस मैग्नेट के अंदर से ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि ये स्ट्रिप है तो उसके साथ पैरेलल परपेंडिकुलर हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, उसके अंदर अगर हम प्लेस कर दें तो इट्स सेज के, और सेमीकंडक्टर मटेरियल हो तो बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आपको पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर क्या होता है कि एक साइड के ऊपर होल्स होते हैं और एक साइड के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये रैंडमली होते हैं मतलब मिक्स होते हैं। जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो और करंट कैरिंग कॉइल करंट कैरी कर रही होती है ये स्ट्रिप, ये एक सेमीकंडक्टर स्ट्रिप की बात हम कर रहे हैं, तो ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। इस अलाइनमेंट की वजह से ये एक डिप्लीशन लेयर सी बन जाती है, और आपको पता है इसके क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है, इस वोल्टेज को हम हॉल वोल्टेज कहते हैं। और इस हॉल वोल्टेज को अगर हम मेजर करें तो ये हॉल वोल्टेज अकॉर्डिंग टू एडविन हॉल ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वोल्टेज हमारे पास इक्वल होता है वी एच
वी एच इज इक्वल टू, यानी हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू आर एच आई बी ओवर डी। सो वेयर डी इज द स्पेसिंग, जो हमने एलिमेंट बनाया हुआ था हॉल एलिमेंट, उसकी जो थिकनेस होती है उसको हम जो हॉल एलिमेंट है उसकी थिकनेस को हम डी कहते हैं। ये इसकी जो थिकनेस होगी इसको डी कहेंगे, और जो इसकी रेजिस्टेंस होती है उसको आर एच कहते हैं। जो करंट आप इसमें से फ्लो करवा रहे होते हैं वो आई होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उसको हम डी कहते हैं। सो हॉल एलिमेंट बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हम इस टेक्निक को यूज करते हुए हॉल वॉट मीटर बनाते हैं, ठीक है। सो और ये वी एच को हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको फिगर के अंदर नजर आ रहा होगा कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली प्रोड्यूस करवाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इसको आपने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। इसमें से करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है ये, और यहाँ से एक्सटर्नली आपने उससे वो हॉल वोल्टेज को कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें गौर से, तो हमने ये किया है कि हमने जिस भी पावर को हम मेजर करना चाह रहे हैं उस उसको हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, उसको हमने कनेक्ट कर लिया है डायरेक्टली आई एल के साथ, यानी जो हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया, और उसको हमने ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया है कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जाइज कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। सो बेसिकली बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी या जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि लोड के करंट के साथ हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, इसलिए वो हमारे पास आई एल पर डिपेंड कर रही है। और जो हम यहाँ पर करंट फ्लो करवा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, ये आर यहाँ से इसके क्रॉस हमारे पास यूं करंट फ्लो हो रहा है। सो बेसिकली जो आपके पास लोड वोल्टेज है, यानी जो करंट आ रहा है इसके अंदर से, जो स्ट्रिप में से करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये पैरेलल लगा हुआ है, इसलिए दैट इज पैरेलल लगा हुआ है लोड वोल्टेज के। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लोड वोल्टेज के। सो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बन रहा था वो था वी एच वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एच। सो आर आपके पास एक कांस्टेंट है, और आई आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वी एल के ऊपर। सो वी एच विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, अगर मैं बाकी सबको कांस्टेंट रखूं तो वी एल और वी, so this is directly proportional to VL मल्टीप्लाइड बाय बी, आपके पास किसके इक्वल है, आई एल के। सो वी एल और आई एल मिलकर आपके पास क्या बनता है, पावर बनती है। सो जो आपके पास ये जो हॉल वोल्टेज मेजर कर रहा होगा, जो यहाँ से आपके पास कलेक्ट हो रही थी आउटपुट पे, जो कि एक्चुअली वी एच था, दैट बिकम्स पावर। सो ये आपके पास लोड की पावर बन जाती है, इसको हम कहते हैं हॉल वॉट ट्रांसड्यूसर। और इस हॉल वॉट ट्रांसड्यूसर का फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपके पास कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो हमारे पास वो प्रॉब्लम जो कि मूविंग पार्ट्स की वजह से आते थे वो इसके अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो यहाँ पर हम आउटपुट के ऊपर अगर एक पीएमएमसी लगा दें और पीएमएमसी इस वोल्टेज को देख रही हो, तो हम उस वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रांसलेट कर सकते हैं।